Hello students, we are discussing the civics chapter here, equality in Indian democracy. तो वर्ड जो हैं पहले हम उन्हें समझ लें, उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स के बारे में एक ब्रीफ दे दूंगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अगर हम लोग इक्वालिटी की हम लोग बात करें और दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक है इक्वालिटी और एक है डेमोक्रेसी। इन दोनों ही वर्ड के बारे में इस चैप्टर के अंदर पूरा डिस्कशंस हैं। ये जो डिस्कशन है ये हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है, लेकिन उसे समझने से पहले हमें इक्वालिटी का जो मीनिंग है उसे समझना होगा। इक्वालिटी सिंपल सा अगर हम बिल्कुल इसका वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है समानता, एक इक्वालिटी, सब लोगों को सेम तरीके से ही ट्रीट करना। जब हम किसी भी पर्सन को, नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं और उन नंबर ऑफ़ पर्सन्स को हम किसी भी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो हम उसे इक्वालिटी बोलेंगे। इक्वालिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट की गई। अब ये क्यों की गई और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल भारत जो है वो बहुत सारी कास्ट के अंदर, बहुत सारे नंबर ऑफ़ रिलीजियंस के अंदर बहुत लंबे टाइम से डिवाइडेड था और बहुत सारी कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कोई पर्सन को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग तरीके से ट्रीट करना, सेम तरीके से ट्रीट ना करना, तो उसे एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना ज़रूरी है। इक्वली ट्रीट करना ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्कूल के अंदर, किसी कोचिंग के अंदर जा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आप सब लोग एक सेम रो के अंदर बैठते हैं। आपके बैठने के अरेंजमेंट के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो हम इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा। ये सारी चीज़ें ही इक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बाय द इक्वालिटी हमें दी है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अगर कोई भी पर्सन इक्वालिटी नहीं करता है, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोगों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट की बात की गई है। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। अगर हमारे यहाँ पे कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर सब लोगों को हमने वोटिंग राइट दिया है, वो जो वोटिंग राइट है वो बिना किसी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन के और बिना किसी इकोनॉमिक कंडीशन कि कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, कोई पर्सन प्राइवेट जॉब में है, कोई पर्सन कितना अर्न कर रहा है, ये बेसिस को देखे बिना हम लोगों ने सबको एक ही वोट राइट दिया है। सबके पास वोटिंग राइट एक ही है। ये सब इक्वालिटी के बेसिस पर है। इक्वालिटी जो है किसी भी पर्सन को कहीं भी एडमिशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए आपको ये करती है कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपके साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का अलग ट्रीटमेंट नहीं कहा जाएगा। यही इक्वालिटी है। अब हम लोग पहला टॉपिक जो देखते हैं, पूरा चैप्टर इसी दायरे के अंदर पूरा रहेगा, पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी के बारे में क्या क्या बातें हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का मतलब भी हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग पहला टॉपिक जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है नीड फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है? देखिए, हर कोई भी एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक ह्यूमन राइट होता है, मतलब उसका एक बेसिक राइट है। बेसिक राइट क्या है कि भाई मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाए जो मेरे साथ वाले के साथ में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ में कुछ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है और सामने वाले पर्सन को आप सुपीरियरिटी दे रहे हो। अगर ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलेगी तो मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये गुस्सा रहेगा कि क्यों सामने वाले को प्रेफरेंस दी जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यही चीज़ हमें दी कि भाई
किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे वो रिलीजियन हो, कोई भी बेसिस हो, आप किसी भी पर्सन के साथ में कुछ भी प्रेफरेंशियल नहीं कर सकते, मतलब किसी को भी आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते किसी भी बेसिस पर। इक्वालिटी किसी भी पर्सन का एक बेसिक ह्यूमन राइट है। और बेसिक ह्यूमन राइट कैसे है कि आज कोई दो फ्रेंड्स हैं, कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझें। हम देख रहे हैं कि कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक पर्सन जो है वो इतना अमाउंट अर्न करता है, इस वजह से उसके पास वोटिंग राइट ज़्यादा है, वो 5 वोट कर सकता है। जबकि कोई पर्सन है वो इतनी पर्टिकुलर सैलरी उसे अर्न होती है तो उसके पास सिर्फ 1 वोटिंग राइट है। अब एक पर्सन जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसके पास 5 वोटिंग राइट है, एक पर्सन जो कम अर्न कर रहा है उसके पास सिर्फ 1 वोटिंग राइट है। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, अलग तरह का ट्रीटमेंट करना, यही डिस्क्रिमिनेशन है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब पहला टॉपिक जो हम अगेन नीड फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है। अगर हम वर्ड इसके पूरे चीज़ों के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट एंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर ट्रीटेड इक्वली। अब हम कुछ वर्ड के मीनिंग यहाँ पे जान लेते हैं कि इन वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, इंश्योरिंग मतलब होता है ये चीज़ देखना कि क्या ये चीज़ हो रही है। इंडिविजुअल्स मतलब है कोई भी पर्सन्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो किसी भी पर्सन के साथ में, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ में आप सब उनके साथ में इक्वली ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब है उनको, उनके साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। यही नीड फॉर इक्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। नीड फॉर इक्वालिटी किसी भी पर्सन की डिग्निटी को इंक्रीज़ करती है। डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट समझ लीजिए आप, रेस्पेक्ट को इंक्रीज़ करती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन को लगता है कि यार मेरे पास भी वही सेम, मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो किसी वेल्दी पर्सन के साथ में, किसी रिच पर्सन के साथ में किया जा रहा है, वही सेम चीज़ हम दोनों के बीच में चल रही है, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि हम इक्वालिटी के तौर पे साथ में चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी। इक्वालिटी मतलब सब जो इंडियन सिटीज़न हैं उन सब लोगों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हर पर्सन के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट होगा। किसी भी पर्सन के साथ में किसी की इकोनॉमिक कंडीशन, कास्ट बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पे या और किसी और बेसिस के ऊपर हम लोग किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो हम दूसरा हमारा टॉपिक जो है हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड इट्स इमर्जेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में डेमोक्रेसी कैसे इंट्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में। अब डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है, डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में इसका जो मीनिंग है वो है पीपल्स रूल, यानी कि लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का रूल, पर्सन्स का रूल। तो अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो मेन पावर है वो पूरी लोगों के पास होती है, पीपल्स के पास होती है। डेमोक्रेसी इसी वजह से लिखा हुआ है, देखिए डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट है जिसमें सारी कंसेंट, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो किसके पास होती हैं, लोगों के पास होती हैं, पीपल के पास होती हैं। क्योंकि हर डिसीज़न जो होता है वो बाय द पीपल होता है। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए जब कोई भी लोग वोट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पार्टी जो होती है वो मेजॉरिटी अचीव करके गवर्नमेंट बनाती है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक काम करेगी। अगर लोगों को उसकी पॉलिसीज़ अच्छी लगेंगी तो लोग उसे अगेन जब इलेक्शन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में तो उसे वोट करेंगे। अगर उसकी पॉलिसीज़ लोगों को पसंद नहीं आई उस टेन्योर में, उस टाइम पीरियड में, तो फिर लोग उसे वोट नहीं करेंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चेंज करने का जो मेथड है वो बाय द इलेक्शन होता है।
इलेक्शन के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इक्वालिटी के बारे में कि हर पर्सन के पास में इक्वल वोटिंग राइट है, हर पर्सन को एक वोटिंग राइट दिया गया है। और वो जो वोटिंग राइट है वही यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है कि जब इलेक्शन होंगे तो हर पर्सन के पास सिर्फ एक वोट होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी एरिया को बिलोंग करता हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो, कितनी भी सैलरी हो, उसके पास एक ही वोटिंग राइट होगा। अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोग जो हैं वो सुप्रीम हैं, लोगों से ऊपर कुछ भी नहीं है, पीपल आर सुप्रीम। तो ये डेमोक्रेसी का मेन थीम है कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये वर्ड, और इसका मतलब है पीपल्स रूल। और डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसके अंदर सारी ही चीज़ें किसके पास होती हैं, लोगों के पास होती हैं। लोगों जो पीपल हैं वो सुप्रीम हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। लोगों की डिस्कशन से ही, लोगों की कंसेंट से ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों को विश्वास में लेके, लोगों को कंसेंट में लेके ही इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और जब उसको मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर वो अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करती हैं। लोगों को अगर उसकी पॉलिसी पसंद आती हैं तो लोग उसे अगली बार इलेक्शन में वोट देंगे। यही चीज़ डेमोक्रेसी के अंदर होती है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मतलब डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है। वो जो बेसिक डेफिनेशन है वो एक्चुअली ये जो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फेमस कैसे हुई तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन और फेमस डेफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन जो थे यूएस प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या कहा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? लोगों की गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पीपल्स में से ही कोई एमपी बनता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। और वो जो रूल होता है वो बाय द पीपल होता है, लोग ही उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और वो लोगों के लिए ही होता है। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है और फॉर द पीपल है, यानी कि पीपल के लिए है, पीपल की तरफ से होती है और पीपल के लिए ही होती है। तो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो ये बहुत ही फेमस और बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इमर्ज होके आई, यानी कि इंट्रोड्यूस हुई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट में आती है। तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो, इसका पूरा जो इमर्जेंस है वो यूरोप से रिलेटेड है। मतलब है कि यूरोप से ही मॉडर्न डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की ये फॉर्म जो आज हम देख रहे हैं वो यूरोप से लिंक्ड हैं। अब वो कैसे यूरोप से लिंक्ड हैं वो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दो रिवॉल्यूशन के बारे में बात होगी। मेन हम अगला, वैसे तो देखें तो हम 3 रिवॉल्यूशन के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, और अगर हम लोग मेन 2 रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया गया है। पहला जो रिवॉल्यूशन है वो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में हुआ था, वो यूरोप में है। और दूसरा रिवॉल्यूशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 18th सेंचुरी के अंदर ऑब्वियसली बात है फ्रांस में हुआ था, नेम से ही आपको पता चलता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आप 9th क्लास में इसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किन कंडीशंस के अंदर हुआ था, क्यों हुआ था। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी जो है इस मॉडर्न फॉर्म में जो आज हम लोग देखते हैं उस फॉर्म में आती है। देखिए ग्लोरियस जो रिवॉल्यूशन है वो 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ। इंग्लैंड के अंदर जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे का अगर हम लोग देखें, दरअसल जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है उसने एक सिंपल सा जो प्रिंसिपल है उसके बारे में उसने फाउंडेशन रखी, और वो था रूल ऑफ लॉ। ठीक है,
रूल ऑफ लॉ जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ बाय द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि 1688 के अंदर हुआ था। अब इसके अंदर रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, हम लोग उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, दरअसल रूल ऑफ लॉ जो है उसके पहले कंडीशन क्या थी और रूल ऑफ लॉ के बाद में क्या कंडीशन है उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है जो मोनार्की रूल है, यानी कि जो किंग का रूल हुआ करता था, उसमें एक्चुअली सुप्रीम पावर जो थी वो किंग के पास अटैच हुआ करती थी, राजा के पास ही सारी पावर्स होती थी। अब उसमें अगर किसी भी पर्सन को कोई भी पेनल्टी के लिए किसी भी कोई उसने कुछ भी चीज़ करी है तो उसे एंड ऑफ द एंड राजा के पास लाया जाता था और राजा उसे सज़ा सुनाया करता था। अब एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है सारी की सारी चीज़ें। अगर राजा का मूड उस दिन सही है तो उसे कम सज़ा मिल जाती थी, और अगर किसी दिन राजा का मूड ख़राब है तो उसे दूसरी चीज़ के लिए कुछ और वो कम सज़ा दे देता था या ज़्यादा सज़ा दे देता था। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी जो कि मूड के ऊपर डिपेंडेंट थी, बाय द विश थी। मतलब राजा की जैसी इच्छा है वैसी ही चीज़ होगी। हम इसको इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक राजा है, राजा जो है वो पिछले कुछ दिनों से अपनी घर की परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगले दिन उसके पास में एक पर्सन को लाया जाता है जिसने एक गाय चुराई थी। अब उस पर्सन को लाया जाता है और राजा उसकी सज़ा सुना रहा है, क्योंकि राजा गुस्से में है, क्योंकि उसके घर के अंदर परेशानी चल रही है, तो वो उसे सज़ा सुनाता है कि आपको डेथ पेनल्टी दी जाती है कि भाई इस पर्सन को मार दो, क्योंकि इसने क्या चुराई है, गाय चुराई है। अब अगले कुछ दिनों के अंदर क्या हुआ कि राजा के घर के अंदर जो परेशानियां थी वो सॉर्ट आउट हो गई, ख़त्म हो गई वो परेशानी, उसका मूड अच्छा हो गया। अब एक पर्सन को लाया जाता है और क्योंकि उसने, अब क्या उसके ऊपर चार्ज क्या थे, उस पर्सन के ऊपर चार्ज ये था कि उसने एक पर्सन का मर्डर किया था। अब मर्डर किया था, राजा का मूड अच्छा चल रहा था, और जब उसे लाया जाता है तो वो राजा जो कहता है कि ऐसा करो, इसको तो आप 2-3 कोड़े लगा दो, 5 कोड़े लगा दो, यानी कि रस्सी का एक होता है जिससे मारा जाता था, तो मार के आप इसे छोड़ दो, ये उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। अब आप दोनों का कंपैरिजन करो, एक टाइम पे राजा का मूड खराब है तो उसने ज़्यादा सज़ा दे दी, जबकि जो उसका जो ऑफेंस था वो कम था, और दूसरा पर्सन है जिसने ऑफेंस जिसका बहुत बड़ा था पर राजा का मूड अच्छा था तो उसने उसे कम सज़ा दे दी। तो यही चीज़ हम रूल ऑफ लॉ के अंदर पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ने ये कहा कि भाई राजा की विश जो है किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, लिखा भी हुआ है, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट द किंग विशेज वर द लॉ। राजा की जो इच्छा होती थी वही कानून बन जाता था, वही लॉ बन जाता था। द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल, लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, एंड बाय डिथ्रोनिंग देयर किंग, उस टाइम पे जो इंग्लैंड के जो किंग थे वो जेम्स सेकंड थे, उनको हटा दिया गया 1688 के अंदर, और क्या लाया गया? बिल ऑफ राइट लाया गया। अब इसमें बिल ऑफ राइट लाया जाता है, बिल ऑफ राइट मतलब है रूल बाय लॉ, वही रूल ऑफ लॉ को ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंट्री जो है वो इट्स मीन्स दैट कंट्री शुड बी रूल्ड बाय लॉ। कंट्री जो होगी वो लॉ के जरिए चलेगी, न कि बाय द विशेस ऑफ द पीपल, बाय द विशेस ऑफ द किंग। रूल्ड बाय लॉ, पास्ड बाय द पीपल और पार्लियामेंट। अब जो भी लॉ लोग पास करेंगे, पार्लियामेंट पास करेगी, उसी के जरिए देश को चलाया जाएगा, उसी के जरिए कंट्री जो होगी एडमिनिस्ट्रेट होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर एक और चीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ी थी पहले। हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन है, एक तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन है और सेकंड है फ्रेंच रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन में हमने देखा कि भाई इंग्लैंड के अंदर
विशेस ऑफ द किंग चला करती थी, राजा की विश के हिसाब से ही चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे 1688 में जेम्स II को हटा दिया गया और बिल ऑफ राइट लाया गया। बिल ऑफ राइट में क्या है? बिल ऑफ राइट मतलब है कि कंट्री जो होगी अब बाय दी विशेस ऑफ किंग नहीं चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ चलेगी बाय द लॉ। और वो लॉ कौन से होंगे? जो कि लोगों ने पास किए हैं, पार्लियामेंट ने पास किए हैं। अब हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन खत्म हो गया। मैंने आपको 2 रिवॉल्यूशन के बारे में बातें करी थी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था 1789 के अंदर ये शुरू होता है, 1815 तक ये रिवॉल्यूशन चलता रहा, पर 1789 इसका स्टार्टिंग टाइम है। अब इसमें फ्रांस के अंदर ये हुआ था। अब इसमें हुआ क्या? तो देखिए, इसके अंदर जो वहाँ के जो किंग थे लुई द 16 उनको हटा दिया गया और क्या चीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई कि भाई जो कंट्री होगी वो चलेगी रूल बाय लॉ। और रूल बाय लॉ मतलब क्या है कि जो रूल जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं, लोगों ने पास किए हैं, उसी के हिसाब से कंट्री एडमिनिस्ट्रेट होगी। कोई भी उस लॉ के जरिए जो कि किसने पास किए हैं, पीपल ने पास किए हैं, उसके जरिए कंट्री एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी। डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न फॉर्म में कैसे आई? तो उसके अंदर कुछ फेज़ हैं, कुछ पार्ट हैं जिसके जरिए वो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है जो आज हम जिस फॉर्म में देख रहे हैं वो आ पाई है। उसमें सबसे पहला जो है वो चार्टिस्ट मूवमेंट है। चार्टिस्ट मूवमेंट जो था वो इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी के अंदर, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। अब ये था क्या, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, दरअसल 19th सेंचुरी के मिडिल के अंदर इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल राइट जो थे उनको अचीव करने के लिए वर्किंग क्लासेस के बीच वर्किंग क्लासेस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम चार्टिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। मतलब है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में सोचें तो सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग ये है कि एक मूवमेंट है जिसमें वर्किंग क्लास जो है वो यानी कि जो जनरल पीपल हैं वो लोग कुछ फंडामेंटल कुछ राइट हैं जिनको वो अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनको अचीव करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। इसके अंदर इन लोगों की टोटल 6 डिमांड थी। उन 6 डिमांड को हम लोग देखेंगे, पर हम पहले ये समझ लें कि जो चार्टिस्ट मूवमेंट है उसने जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का था एक पिलर जो था वो क्रिएट किया था। अब देखिए 1838 के अंदर कितने टोटल 6 मेंबर्स जो थे वो पार्लियामेंट से लिए गए और 6 मैन लिए गए वर्किंग क्लास से, यानी कि जो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ही हम क्या बोलते हैं, पीपल चार्टर बोलते हैं। पीपल चार्टर जो है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको अचीव करने के लिए वो काम कर रहे थे। अब वो देखिए क्या अचीव करने के लिए वो काम कर रहे थे उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आज जब हम इलेक्शन में देखते हैं तो एक कॉमन सी चीज़ दिखती है, वो क्या है? अगर आप इलेक्शन वोट कास्ट करने के लिए अगर आप लाइन को देखेंगे तो आप उसके अंदर देखना कि वहाँ पे आपको वुमेन भी लाइन में दिख रही होगी, वहाँ पे आपको मैन भी लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब वो जो पर्सन आपको लाइन में दिख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो वोटिंग राइट की जो डिमांड की गई कि सब पर्सन्स के पास में वोटिंग राइट होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के अंदर जो वोटिंग राइट डिमांड की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए की गई थी। मतलब है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे वोटिंग राइट पे वुमेन कहीं भी शामिल नहीं है। लेकिन आज जो हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया है, तो ऐसा पहले नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर जो वोटिंग राइट की बात थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, वो मैन के लिए बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल सफरेज फॉर ऑल मैन ओवर द एज ऑफ 21, जिसने 21 की एज कंप्लीट कर ली है, 21 एज, तो उस पर्सन को हम वोटिंग राइट देंगे। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड जो डिमांड थी वो क्या थी? सेकंड डिमांड थी कि इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। इक्वल साइज मतलब क्या है? दरअसल रिप्रेजेंटेटिव मतलब है चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये सब हमारे डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हुआ? देखिए, हम चाहते हैं, जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है,
अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी जो पॉपुलेशन है उस डिस्ट्रिक्ट की वो 30 लाख है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख है। अब वो जो 30 लाख की पॉपुलेशन है, हम चाहते हैं हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो हम 30 लाख को डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे, ऑब्वियसली बात है आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 3% आएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, 3 रिप्रेजेंटेटिव हम लोग रखेंगे हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। हम हमारी इच्छा से डिसाइड नहीं कर रहे कि हर 2 लाख पे, अब एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन 6 लाख है तो उसके अंदर हमने 3 रिप्रेजेंटेटिव रख दिए, उसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव रख दिए। एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन 22 लाख है, हमने उसके अंदर 10 रख दिए, 10 रिप्रेजेंटेटिव रख दिए। नहीं, हम क्या करेंगे, इक्वल साइज करेंगे। अब इक्वल साइज वो 10 लाख भी हो सकती है, वो 5 लाख भी हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डिसाइड करेगा उसकी बात है। अगली बात होती है कि जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट होगी। अब देखो, आज हम लोग भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो इलेक्शन देखते हैं वो होते हैं ईवीएम मशीन के जरिए। पहले जो आपके वोट हुआ करता था वो बाय द बैलेट दिया जाता था, मतलब पेपर के जरिए उसके अंदर जिस भी पर्सन को आपको वोट देना है उसके ऊपर आप मार्क करते थे और वो इस तरह से वोट कास्ट किया जाता था। तो वो कह रहे हैं कि वोटिंग जो होनी चाहिए वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होनी चाहिए, मतलब किसी भी पर्सन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उस पर्सन ने किसे वोट दिया है। अगर आप इसको हम आज के एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप देखोगे कहीं भी आप किसी भी फोटो के अंदर देखना कि जो ईवीएम मशीन रखी हुई होती है उस ईवीएम मशीन को साइड में रखा जाता है और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है। जब आप वोट कास्ट कर रहे होते हो तो किसी भी पर्सन को पता नहीं होता कि आपने किस पर्सन को वोट किया है, किस पार्टी को वोट किया है। तो वो स्टार्टिंग बात ही यहीं से स्टार्ट होती है कि जो वोटिंग होगी वो बाय द सीक्रेट बैलेट होगी, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसे वोट किया है। सेकंड, अगली हमारी बात क्या है, तो डू अवे विद द कंडीशन विच रिक्वायर प्रॉपर्टी एज ए क्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट। मतलब है पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए पहले प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती थी, इतनी प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑब्वियसली बात है, देखो कोई पर्सन है, वो पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लड़ना चाहता है, तो उसके लिए आप इकोनॉमिक कंडीशन मत डालो। इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसी पर्सन के पास इतने पैसे हैं तब तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, और अगर किसी पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है तो वो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे कि मैन जो है, सारे मैन को, सभी मैन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इसके अंदर भी मैंने आपको बात बताई थी कि वुमेन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी, स्टार्टिंग में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। अगेन जो बात है वो क्या है, सैलरी फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट के लिए वर्क कर रहा है, तो सैलरी दी जाएगी पार्लियामेंट के मेंबर्स को। लास्ट है, एनुअल इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के लिए, ये ज़रूरी है क्योंकि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो रेगुलर होना चाहिए, इनरेगुलर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की कंसेंट है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, डेमोक्रेसी जो है कंसेंट ऑफ द पीपल है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो लोग उसे अगेन वोट करेंगे जब भी इलेक्शन आएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन ही नहीं आएंगे तो वो गवर्नमेंट को चेंज करने का जो टूल है वो लोगों के पास है, उसको वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे, लोग पसंद नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, वो हटाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा कि भाई जो इलेक्शन है वो इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में होंगे। जैसे हमारे भारत में है
हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, असेंबली इलेक्शन हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, 5 इयर्स के बाद में वो इलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग चार्टर मूवमेंट जो है, चार्टिस्ट मूवमेंट जो है, उसकी 6 डिमांड थी, 6 ऑब्जेक्टिव थे। एक बार हम वापस से वो 6 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो देख लेते हैं। पहला, वोटिंग राइट मैन को मिलना चाहिए 21 ईयर की एज में। सेकेंड, इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट है, इक्वल साइज की इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट रहेगी। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, किसी भी पर्सन को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसे वोट किया है। और टू डू अवे विद द कंडीशन विच रिक्वायर प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का जो कंडीशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए वो नहीं होना चाहिए। सैलरी फिक्स होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। एनुअल इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये चार्टिस्ट मूवमेंट जो था वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इसी से ये चीज़ स्टार्ट हुई कि हम लोग वोटिंग राइट दे रहे हैं किसको, मैन को। वोटिंग राइट देने की बात में आई। ठीक है, मेल फ्रेंचाइजी के बारे में इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट जो हम एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं वो है रशियन रिवॉल्यूशन। मैंने आपको इसी में मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर में आप लोगों को बता रहा था, मैंने कहा हम लोग 3 रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 रिवॉल्यूशन में आपको बता चुका था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ और एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीसरा रिवॉल्यूशन जो है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। अगेन ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है इसे हम 9th क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में हुआ था। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था, ये एक डेमोक्रेसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है बिना किसी मतलब की है, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है अगर लोगों के पास इक्वालिटी नहीं है, किसमें, सोशली, और इकोनॉमिक राइट अगर उनके पास नहीं है। मतलब अमीर अमीर और होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर पर्सन को सोशली भी इक्वल देखना चाहिए और हर पर्सन को इकोनॉमिकली भी इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। अब इसमें जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोगों ने शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही हमने सब लोगों को वोटिंग राइट दिया, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, हमने सब लोगों को वोटिंग राइट दिया है। और एवरी इंडियन सिटीजन वुड गेट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमने हर इंडियन सिटीजन को, चाहे वो पॉलिटिकल के अंदर हो, मतलब हर पर्सन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, वोट दे सकता है, सोशल मतलब हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इकोनॉमिक इक्वालिटी, किसी भी पर्सन के साथ में इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हर पर्सन को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को अप्लाई किया। हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या होती है, जब प्रधानमंत्री होता है, हेड ऑफ दी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है वो क्या है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हमने अप्लाई करी है और इसमें गवर्नमेंट के जरिए पूरा का पूरा वर्क होता है। तो ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड करी कि आप जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है वो उसके अंदर डाला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अडॉप्ट किया गया कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। इसके बाद में एक वर्ड आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन थीम है वो हमें पता चल जाती है, तो हम उसे प्रीएम्बल के तौर पे जानते हैं। प्रीएम्बल के जरिए हमें ये पता चल सकता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी थीम क्या है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ पढ़ रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ों का जिक्र है, वो हम एक एक करके इन वर्ड का मतलब समझेंगे। देखिए, सॉवेरियन मतलब होता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो किसी बाहरी देश, कोई भी फॉरेन कंट्री हो, उसके प्रेशर में काम नहीं करेगा। वो जो भी डिसीज़न लेगा वो डिसीज़न भारत खुद अपने इंटरेस्ट के तौर पे लेगा, उसके ऊपर किसी का भी प्रेशर काम नहीं करेगा। ये सोवेरियन का मतलब है।
सोशलिस्ट मतलब है हर पर्सन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोशली किसी भी पर्सन को अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, सब पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर रिसोर्सेज के ऊपर भारत के हर सिटीज़न का अधिकार है, रिसोर्सेज जो है वो किसी एक पर्सन के नहीं हैं। इसके बाद एक अलग वर्ड आता है वो है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब है कि भारत जो है, सेक्युलर मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन, हम हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे, हर रिलीजन जो है वो अपने हिसाब से जो भी उसे एडवर्टीजमेंट करना है अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए वो कर सकता है, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ये सेक्युलर का मतलब है। भारत जो है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर कोई भी जो धर्म है, कोई भी रिलीजन है उसे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, हर धर्म जो है, हर रिलीजियन जो है वो हमारे लिए इक्वल है। गवर्नमेंट जो है किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं करेगी। सेक्युलर का वर्ड मीनिंग हम देखें तो सेक्युलर का वर्ड मीनिंग होता है नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन हमारा कोई भी नहीं है। इसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब है हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हेड होंगे वो बाय द पीपल इलेक्ट होंगे, हमारे यहाँ पे हेरिडेटरी कोई रूल नहीं होगा। हेरिडेटरी मतलब क्या है कि एक पर्सन है उसका बेटा ही हेड बनेगा, फिर उसका बेटा ही हेड बनेगा, यानी कि हम किंगशिप रूल को समझ सकते हैं, मोनार्कियल रूल को समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब हमारे यहाँ जो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो किस किस चीज़, इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें और इंक्लूडेड हैं। देखिए हमारे यहाँ पे हर पर्सन को सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम है, कोई भी पर्सन सोशली कोई भी चीज़ कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, इकोनॉमिक फ्रीडम उसे दिया गया है, अपने थॉट वो बता सकता है, यानी कि जो भी उसका विचार है वो एक्सप्रेस कर सकता है, अपने एक्सप्रेशन बता सकता है, अपना फेथ बिलीफ यानी कि जो रिलीजन है उसे बढ़ाने के तौर पे आगे काम कर सकता है। अब इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आपका जो थॉट है आप उस थॉट के जरिए सामने वाले पर्सन को क्या करोगे, सामने वाले पर्सन के बारे में गलत चीज़ें करोगे। इसी तरह से यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग है आप हर ऑर्गेनाइजेशन की जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आप देश के बारे में गलत चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, उसमें वो चीज़ कहीं नहीं है। ये चीज़ है कि आप सोशली और इकोनॉमिक फ्रीडम के तौर पे काम करते हो, हर पर्सन के पास में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, आगे बढ़ रही है। ठीक है।